बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास ये है जी नेक्स्ट स्टेप। और ये इजलास क्यों बुलाया गया और इसकी वक़्त क्या होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो अवाम को बताया जा रहा है वो कुछ और है और जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ चीज़ों का फ़ैसला किया है और उन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सियासी लोगों की या सियासी हुकूमत की स्टैंप चाहिए। और वो स्टैंप लगवाने के लिए अब सियासी हुकूमत भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। वो भी कह रही है हम सारों को इकट्ठा करेंगे फिर हम ये करेंगे। पहले फैसला किया गया था कि एपीएस बुलाई जाएगी, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि आप जो जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं भी हैं आप उनको भी बुला लेते हैं, या जो लोग पार्लियामान के अंदर इलेक्शन लड़कर नहीं पहुंचे लेकिन अवाम में उनकी वक़्त बहुत ज़्यादा है, आप उन लोगों को भी बुला लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप मंजूर पश्तीन को बुला सकते थे, मारंग बलोच को बुला सकते थे, या जो कौम परस्त जमातें हैं जो इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी लेकिन बलूचिस्तान के खित्ते में या खैबर पख्तूनख्वा के खित्ते में उनकी इंपॉर्टेंस है, आप उनको बुला सकते थे। जमात इस्लामी को आप बुला सकते थे, तहरीक लब्बैक को आप बुला सकते थे। इसके अलावा जीडीए को आप कॉल कर सकते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर बड़े रहनुमा हैं, जिनके बड़े नाम हैं बलूचिस्तान में, जो यहाँ पे बड़े ओहदों के ऊपर रहे हैं और आज उन्हें धांधली करके इलेक्शन हराया गया, आप उन सबको बुला सकते थे। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल कर दी गई या उस आइडिया को रद्द कर दिया गया। उसकी वजह इमरान खान है जी, क्योंकि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते तो फिर इमरान खान साहब का नाम लेते सारे और वो ये कहते कि जी इमरान खान को बुलाएं और इमरान खान को भी बिठाएं बीच में, ताकि फैसला हो कि करना क्या है और क्या नहीं करना। अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इसलिए ख़त्म की गई ताकि पार्लिमानी एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, जिसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से बंदे बुलाए जाएं कि जनाब आप आएँ बैठें, आपको सिक्योरिटी इदारे जो है वहाँ पे ब्रीफिंग देंगे। वहाँ पे जो है वो तीनों सर्विसेज चीफ आएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आएंगे, उसके एसओपीज भी जारी किए गए हैं, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये फिर फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को बाहर करना है, लिहाजा ये वाली कमेटी का इजलास बुला लिया जाए। अब इस इजलास के जरिए से क्या कौम को इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी जो मैसेज देना है पूरी दुनिया को वो ये देना है कि हमारी कौम इकट्ठी हो गई दहशतगर्दी के खिलाफ, और जो फैसले किए हैं वो पूरी कौम को मिलकर कौम ने किए हैं और पूरी कौम की उसको हमायत हासिल है। ये फैसले सबके मुश्तरका फैसले हैं। ये तासुर देना है और उसके बाद जो है वो जो करना है वो करना है, एक्शन प्लान जो भी होगा उसके ऊपर अमल दरामद करना है, वो बाद में बताता हूं मैं आपको। लेकिन ये जो पूरी कौम की यकजहती और यकसुई हासिल करने की एक कोशिश की जा रही है, क्या ये इमरान खान के बगैर मुमकिन होगा? देखें, हकीकत यह है कि इमरान खान इस वक्त अकेला पाकिस्तान की अक्सरियत है, उसके बगैर ये इजलास अकलियत में होगा। आज मुल्क दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख लें, और मौजूदा हुक्मरान भी ये जानते हैं और ये बरमला इजहार भी करते हैं कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की गलतियों की वजह से हुआ है, या इस सब के लिए एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। जनरल बाजुआ ने किया था, जनरल फैज ने किया था, जनरल नदीम अंजुम ने किया था, और उसका तसलसल अभी तक चल रहा है कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आना है, लाकर उन्हें यहाँ पे बसाना है, कमांडरों को छोड़ना है, जिन लोगों को आज़ाद करना है उनके साथ क्या बातचीत करनी है। तो ये सारा कुछ किसने किया था? ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसले किए थे। अब अगर आपने आग के ऊपर पानी डालना है तो फिर आपको इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, और एस्टेब्लिशमेंट जिसके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो इस वक्त बुग़्ज़े इमरान खान तक महदूद होकर रह गई है। यानी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की ज़ात से बाहर सोच ही नहीं सकती। जब कौम को इकट्ठा करने का वक्त है, सारी पार्टियों को इकट्ठा करने का वक्त है, उस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को बाहर कैसे निकालें इसमें से। और आइडिया ये निकला कि जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने की बजाय, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने किया था, वो करने की बजाय पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला दिया जाए। और इसका इजहार जो है वो अभी फजल रहमान साहब की पार्टी के लोगों ने भी किया। बाकी लोग भी ये कह रहे हैं अपोजिशन में कि सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। अब एस्टेब्लिशमेंट की जो सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात के अंदर तक महदूद है, यानी वो इमरान खान से बाहर निकलकर सोच ही नहीं सक रहे। और एस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा अपने मनमाने फैसलों से, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना, उसको हर मसला कील की तरह नजर आता है। जिसके पास बंदूक होती है ना, उसको लगता है कि हर मसले का हल गोली में है और यही हर मसला हल करेगी।
एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा रिजीम के जो सियासतदान हैं, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्हें भी अपनी ताकत के बलबूते पर इतनी गलत सपोर्ट की है कि अब वो भी मार्शलिज्म का शिकार हो गए। मार्शलिज्म का लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो के मुंह से सुना था। और मार्शलिज्म होता है जनाब कि सबके सब जो है वो एक ही तरह से, जैसे फौज कंट्रोल करती है चीज़ों को, ये सारे इसी एक उसके ऊपर लग जाते हैं, ये एक माइंड सेट बन जाता है। लिहाजा ये मौजूदा हुक्मरान भी मार्शलिज्म का शिकार हो चुके हैं, उनकी भी सियासी समझबूर ख़त्म होती जा रही है। अगर ताकत ही मसले का हल होते तो कभी भी ये अवामी हमायत की तरफ ना जाते, लेकिन फ़िलहाल ये अवामी हमायत की तरफ चले गए हैं। अब जुनेद अकबर साहब ने कहा कि जी इमरान खान के बगैर तो ये फारिग हैं, सारे ये सारे सिफर हैं और इमरान खान जो है वो एक है, और अगर इमरान खान को आप माइनस करेंगे तो सब कुछ ही माइनस हो जाएगा। इमरान खान सियासत का एक है, बाकी सब सिफर है। एक मिलेगा तो कोई असर होगा। अवाम का एतमाद इमरान खान पर है। इस कौमी सलामती कमेटी की हैसियत उस वक्त बनेगी जब इमरान खान साथ होगा, ये जुनेद अकबर ने कहा। और जुनेद अकबर उन लोगों में से है जिन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम ना दे, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत की हामी ना भरे, जब तक कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब से तो मुलाकात करवाई नहीं जा रही, और हालात ये पैदा हो गए हैं कि अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पे आपको मैं खबर देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनका मुकर्रर किया हुआ एक कमीशन वो जाएगा और जाकर मिलेगा इमरान खान साहब से। एक खातून रुकन को उन्होंने मुकर्रर किया था कि ये हमारा कमीशन है, ये इमरान खान साहब से जाकर मिलेगा जेल में और उनसे चंद सवालात करेगा। मुशाल यूसुफजई के हवाले से पूछेगा कि क्या ये आपकी वकील है या नहीं, आपको वकालतनामे साइन करने दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, और चंद सवालात थे। वो 3-4 सवाल थे, वो जाकर इमरान खान साहब से पूछने थे। वो कमीशन अदालती हुक्म पर जेल चला गया मिलने के लिए इमरान खान साहब से, और जब अदालत ने यह हुक्म दिया तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो अदालत के अंदर खड़ा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि जेलर के सामने अदालत ने एक हुक्म दिया और ये बताया कि ये लोग जाएंगे और जेल में जाकर इमरान खान से मिलेंगे। एक खातून उन्होंने मुकर्रर की। अब हुआ ये कि वो जब मिलने के लिए गया कमीशन वहां पे जेल में, तो 3 घंटे बिठाने के बाद उन्हें वहां से फारिग कर दिया गया कि जनाब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो जेलर जो बेचारा है वो इतना बेबस है। अब अदालत बुला के क्या जेलर को पूछ सकती है? तो मेरी नज़र में नहीं पूछ सकती। वजह यह है कि बड़ा टेक्निकल काम कर दिया है मौजूदा रजीम ने। मैंने आपसे कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट दिन रात एक ही बात सोचती है, वो ये सोचती है कि इमरान खान को कैसे कमज़ोर करना है, इमरान खान को कैसे तोड़ना है, इमरान खान की पार्टी को कैसे तोड़ना है, इमरान खान का जो सोशल मीडिया है उसको कैसे कुचलना है, तहरीक इंसाफ को जो है वो कैसे बर्बाद करना है। इसके लिए चाहे मुल्क के अंदर आग लग जाए, चाहे हर चीज़ बर्बाद हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट इससे बाहर नहीं सोचती। उन्होंने एक नया तरीका निकाला इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है अदालती अहकामात की, तो बहुत सारी पटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। अब हुआ ये कि जेलर ने जाके अदालत के अंदर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने अदालत में जाके एक दरखास्त दे दी, जनाब सारी की सारी इकट्ठी कर दें और एक लार्जर बेंच बन जाए जो इमरान खान साहब की सारी पटिशन्स को सुन ले। अब मामला यह है कि वहां पे चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे नोटिस ले लिया कि ठीक है जनाब, इकट्ठी करके सुन लेते हैं और दूसरा बेंच आपकी मर्जी के मुताबिक बना लेते हैं। तो ये जो कमीशन जिसको इमरान खान साहब से मिलना था, इस कमीशन को इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेंच तहलील हो जाएगा, ये सारे बेंच तहलील हो जाएंगे। जितनी भी खिलाफ वर्जी हुई है अदालती अहकामात की, वो सारी हवा में एवेपोरेट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कमीशन भी खत्म हो जाएगा। एक नया बेंच बनेगा, हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का बेंच बनेगा, और वो बेंच इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से फैसला करेगा। तो और कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देगा कि जब दिल करे इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जा सके। देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए सिंध से, लाहौर से जजेस लाए गए और नए जजेस हायर किए गए। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी इंसाफ पसंद जजेस थे उनको दीवार के साथ लगाया गया है, और वहां पे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के, हुकूमत की मर्जी के जजेस लाकर बिठाए गए हैं। और वो जो जज साहबान आए हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये तमाम लॉयर्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा, किसी भी लॉयर से आप बात करें वो आपको यही कहता है, किसी भी सहाफ़ी से आप बात करें इस्लामाबाद में, वो आपको यही बताता है कि ये सारा मामला कंप्रोमाइज हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम
और जो कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं अदलिया के स्ट्रक्चर में, वो सारी इसीलिए लाई गई हैं ताकि मौजूदा रिजीम, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अदलिया के ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। लिहाजा अब ये कमीशन वाला मामला तो गया, क्योंकि अब नया बेंच बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा और वो कमीशन की तो बात भी नहीं करेगा। नाजरीन, अभी तो इमरान खान साहब से मुलाकात मुकम्मल तौर पे बंद है, और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहनुमाई कहां से मिलेगी? तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मिलेगी, उनसे दहशतगर्दी के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेगी, तो तभी जाकर उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखेगी ना एस्टेब्लिशमेंट के, कि जनाब हम आ गए हैं, ये मौक़िफ़ है, ये इमरान खान साहब से हमारी बात हुई है, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से तो डरती है, इमरान खान के पैगाम से भी बहुत डरती है, और वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो इजलास है ये इजलास हो जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी पार्टी की बाद में करवा दी जाए। अगर पहले मुलाकात की गई तो फिर इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को बताएंगे कि किस लायामल के साथ जाना है, और इमरान खान साहब से इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा खौफजदा है, लिहाजा वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। नाज़रीन, अब जो नाम दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो अभी तक की इतला के मुताबिक नाम सामने आए हैं, 11 बजे इजलास के हवाले से एक जो है वो दावा किया गया, और उमर अयूब, जरताज गुल वजीर, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर, ये लोगों के जनाब नाम दिए गए हैं। और इसके लिए जो SOPs जारी किए गए हैं, इस हवाले से भी कुछ इतलात आ रही हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वहां पे आएंगे। अच्छा जी, एक SOP ये दिया गया है कि तो सिक्योरिटी का बताया गया कि FC के हवाले किया जाएगा सारा सिक्योरिटी का निज़ाम रेड जोन का, और सियासी सवालात नहीं होंगे, ये वादे कर दिया गया। देखिए, अब सादा बात ये है, अगर सियासी सवालात ही नहीं होने तो सियासतदानों से मुलाकात का फायदा क्या? वहां पे कोई सियासतदानों ने बंदूक चलाना तो नहीं सीखनी, या बम बनाना तो नहीं सीखना, या कोई दिफाई स्ट्रेटेजी जो है वो तो नहीं वहां पे डिस्कस होनी। सियासतदानों का तो इसमें कोई काम नहीं है। सियासतदान तो मामले के सियासी हल की तरफ आएंगे, और वो मामले के सियासी हल के ऊपर ही बात करेंगे। तो जब तक सियासतदान सियासत पे बात नहीं करेगा, सियासी वजूहात तलाश नहीं की जाएंगी, तब तक आप किसी नुक्ते पर नहीं पहुंच सकते। अगर सियासतदानों से सियासी बात आपने नहीं करनी, और अगर आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो तो आप खुद बना लें अपने कंटोनमेंट्स में बैठ के, उसके लिए तो सियासतदानों की जरूरत ही नहीं है। यानी यहां पे अगर बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र नहीं होता, यहां पे अगर जबरी गुमशुदगियों का जिक्र नहीं होता, यहां पे अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के फोकस पर बात नहीं होती कि जनाब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक लीडर को तोड़ने की बजाय फोकस अपना दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर के ऊपर बात नहीं होती, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। दहशतगर्दों को कब लेकर आया गया, कौन लेकर आया, किसकी ये ख्वाहिश थी, किसने सहूलतकारी की और किसने मुखालफत की थी दहशतगर्दों के पाकिस्तान में आने की, अगर इसके ऊपर बात नहीं होती तो कोई फायदा नहीं। बलूचिस्तान अमलन एक नो गो एरिया बना हुआ है, और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे आप कॉन्वॉय के बगैर ट्रेवल ही नहीं कर सकते, और जब कॉन्वॉय भी ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर भी गोली चलती है, रॉकेट चलते हैं। तो ये सूरत हाल में किसने पहुंचाया? अगर इन सारी चीजों पे बात नहीं होनी और सियासतदानों ने खुलकर बात नहीं करनी, तो फिर तो इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं। फिर तो इस तरह की आप 10 मीटिंग्स और बुला लें, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब नाज़रीन, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा सख्त ऑपरेशन होने वाला है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया है कि यह खतरा बढ़ता चला जा रहा है और ये आग फैल रही है, लिहाजा इसके ऊपर जो है, क्योंकि अब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब जो है वो इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट है या उसकी अप्रूवल जो है वो सियासी लोगों से ली जाए, और ये तासुर बनना चाहिए कि जनाब पूरी कौम ने मिलकर इस ऑपरेशन की इजाजत दी है और सारी कौम इसके पीछे खड़ी है। देखिए, कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान का कहना है कि किसी भी ऑपरेशन से मसला हल नहीं हो सकता, आपको हमेशा सियासी मसला जो है वो सियासत से मसला हल करना पड़ेगा, या सियासी तरीके से आपको, या सियासी हल आपको मसले का ढूंढना पड़ेगा। आपको मंजूर पश्तीन से भी मिलना पड़ेगा, मारक बलूच से भी मिलना पड़ेगा, जो नाराज लोग हैं उनके साथ बैठ के आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी। हाँ, दहशतगर्दों को भी कुचलना होगा, दहशतगर्दों के खिलाफ एक्टिविटीज करनी होगी, कार्रवाइयां करनी होगी, क्योंकि देखें गुज़िश्ता 48 घंटे का अगर डाटा हम इकट्ठा करें तो 57 वाकयात दहशतगर्दी के पाकिस्तान में हुए हैं। अब ये कोई छोटा फिगर नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की खबर बनेगी कि 48 घंटों के अंदर एक मुल्क के अंदर 57 वाकयात हो जाते हैं दहशतगर्दी के, और इनमें 20 वाकयात कामयाब हो जाते हैं। उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है,
अब इतला आई कि कराची में भी एक आलम दिन को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया है। तो ये अगर आप प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तान लगातार खसारे के अंदर जा रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर इमरान खान से या सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है उससे फुर्सत मिले तो वो फोकस करें ना कि उन्होंने दहशतगर्दों को कैसे कंट्रोल करना है। अभी तहरीक इंसाफ के नौजवान उठा ले, वो हैदर सईद है उसको उठा लिया, फरहान चिश्ती है उसको उठा लिया, कुछ और नौजवान है 5-6 उनको भी उठा लिया। क्रैकडाउन जो है वो दहशतगर्दों के ऊपर करना था, क्रैकडाउन कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर। देखें, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए मसला दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है, उनके एक्ट से जो नजर आ रहा है, उनके लिए मसला जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया को कुचलने के लिए या उसे खत्म करने के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक सोच पैदा की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बंद करवाया जाए, इमरान खान साहब को भी राजी किया जाए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब अक्सर आपको कहते हुए कई लोग नजर भी आते हैं। वो ये कहते हैं मेरी देखें जी सोशल मीडिया ने भी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादती की है, भाई कितने बंदे उठा लिए उनके, कितने बंदे कत्ल किए उनके, क्या कुछ किया। ये ऐसा कुछ होता नहीं। सोशल मीडिया पे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, आपको पसंद है ठीक है, आपको नहीं पसंद आप गुजर जाइए वहां से। बेशुमार लोग सोशल मीडिया पे बेशुमार बातें करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक जंग छेड़ दी जाए मुल्क के अंदर। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ना होता तो मैं सिंपल आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पे खत्म हो गई होती। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं बात कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सोशल मीडिया इतना तगड़ा ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पे खत्म हो गई होती। ये सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने मारे खाई, जो जबरी तौर पे लापता किए गए, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से बेशतर जो है उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ गया। वो बेचारे अलग अलग मुल्कों में दरबदर हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गल्फ ममालिक के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है, अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है जिसने ये सारा मामला उठाकर रखा। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले ही सरेंडर कर चुके थे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक सरेंडर कर चुके होते, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोग अब तक खड़े हैं। नाजरीन, एक और खबर है मेरे पास, और एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो भी एक क्रैकडाउन किया जा रहा है और वहां पे बार बार इतला आ रही है कि नौजवानों को लापता किया जा रहा है। मेरे पास 6-7 नौजवानों की इतला अब तक पहुंची है जिन्हें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से सिक्योरिटी फोर्सेस ने लापता कर दिया है और उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये लोग कहां गए हैं। 2 खबरें नाजरीन मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो नरेंद्र मोदी का एक बयान है, ये मुझे आपको सुनाना है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है इसके ऊपर जवाब कौन देगा। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो लिंक पाकिस्तान में निकलता है। उसामा बिन लादेन 9/11 का जिम्मेदार था और वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ था। वो कहते हैं दुनिया पहचान गई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी। फिर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो ज़हनियत है उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। उन्होंने कहा हम उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा, आप दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इस मसले के लिए खुद लाहौर गया था। मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान को हालत में दावत भी दी थी ताकि अच्छी शुरुआत हो, मगर हर बार कोशिशों का अंजाम बुरा ही निकला। ये मोदी साहब का एक इंटरव्यू था, ये अभी दोबारा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, ये चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को जवाब कौन देगा। इमरान खान साहब तो जवाब देते थे, कभी आपने सुना शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब दे इस तरह से? हाँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो जरूरत के तहत ये भारत को धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब एक पॉपुलर किस्म की वेव हमारे साथ चल जाए। नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखें, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन अमेरिकन ने आके जो ऑपरेशन किया था, कामयाब ऑपरेशन, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में किया था। और अभी जो वो कहते हैं कि काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कहां पकड़ा गया। देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एजेंसियों का ये मानना है कि ये शख्स जो पकड़ा गया है शरीफुल्लाह, ये काबुल हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि मैंने ये बताया कि ये मास्टरमाइंड नहीं है। ये बंदा 15 दिन पहले तो जेल से तोड़ के निकला था, वहां से जेल टूटी थी, उससे निकल के भाग गया था। तो ये मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड अफगान तालिबान ने 2023 के अप्रैल में कत्ल कर दिए थे, वो वहां मार दिए गए थे अफगानिस्तान में। ये भाग के पाकिस्तान आ गया था। अब इसके पास जो है वो दाइश का एक अहम ओहदा था।
है ये दहशतगर्द, तो ये पकड़ के जनाब हवाले किया गया। और पाकिस्तान ने दावा किया कि ये मास्टरमाइंड है। मामला ये है कि 9/11 का मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? पाकिस्तान में। अमरीकी कैदियों के ऊपर जो बदतरीन अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, उसका मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? बकौल पाकिस्तानी एजेंसियों के, पाकिस्तान में। तो बदनामी जो है वो सारी की सारी घूम फिर कर पाकिस्तान की तरफ आती है। लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को जवाब क्या देगा, ये जरा खबर आप देखिए और इस खबर को आप पढ़ें और सर धुने आपके क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है। हुकूमत ने भारत से 50,000 टन चीनी दरामद कर ली, यानी हमारी जो चीनी है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे माफियाज ने पैसा बना लिया। अब हम इंपोर्ट करके दोबारा पैसा बनाएंगे और अवाम की जेब के ऊपर डाका डालेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक वजीर तजारत जाम कमाल ने मौजूदा हुकूमत के पहले साल से मुतालिक दरामदी चीनी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी, जिसमें भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ किया गया है। अब आप ये देखें, इसमें मलेशिया से, जर्मनी से, थाईलैंड से, यूएई से, अमेरिका से, बरतानिया से, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जनूबी कोरिया से दरामद की गई है चीनी, जबकि भारत से 50,000 टन चीनी पाकिस्तान ने दरामद की है। यह है मुंह तोड़ जवाब जो हमने नरेंद्र मोदी को दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।